अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर कारोबार की बात करेंगे। अच्छी खबरें हैं कारोबार के लिए। अब 8 अगस्त यानी कल से मामलात रिज्यूम होने जा रहे हैं। कारोबार को मुख्तलिफ मराहिल में खोला जा रहा है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबार खुल रहे हैं। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। स्मार्ट लॉकडाउन के तनाजुर में अब ये सूरत हाल पाकिस्तान ने देखी कि कोरोना की वबा तेज़ी से कम होना शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना के केसेस यानी एक्टिव केसेस जिन्हें कहा जाता है उसमें तेज़ी से कमी आई। जो टेस्ट हुए इस ईद के बाद, अब उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे कितने दिन में आ जाते हैं, लेकिन अब तक जो उम्मीद जाहिर की जा रही है वो यही है कि मामलात बेहतरी की जानिब गामजन है और पाकिस्तान में कोरोना की वबा तकरीबन अपने इख्तिताम पर है। बस एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसकी दूसरी लहर जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है, जिसका जिक्र WHO के साथ साथ दीगर तिब्बी माहिरीन कर रहे हैं, उस पर एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कारोबार SOPs के तहत खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल एक बहुत बड़ा कारोबार है, यूनिवर्सिटीज़ कारोबार हैं। असातिज़ा परेशान थे, असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन परेशान थे, तमाम तर लोग परेशान थे। जब कारोबार रुकता है तो मुल्क में मईशत का पहिया जैम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करें। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बहुत बेहतर है। एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं। नईम सिद्दीकी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। कुछ ही देर में रुखसाना नादिर साहिबा हमें ज्वाइन कर लेंगी, पेशावर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट हैं। उनसे भी ज़रा बात करेंगे ख़वातीन के मुख्तलिफ बिजनेस इशूज़ पर। एहसन मेहनती साहब अस्सलाम वालेकुम। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी एहसन साहब, अच्छा बेहतर माहौल कारोबार के लिए बनता दिखाई दे रहा है। 40,000 प्लस पर मार्केट है। आप क्या समझते हैं सर, बहुत तेजी से मार्केट 40,000 पर आई है, क्या कोई उम्मीद बांधी जा सकती है मार्केट से? देखें, ये जो मामलात हैं जिसमें हमने SBP पॉलिसी को वीक होते हुए देखा कि ये जो है स्पेशली इंटरेस्ट रेट को 13.25 से 7% पे किया। ये 50% कट हुआ पॉलिसी रेट, और जाहिर है पॉलिसी रेट के अंदर अगर 50% अगर कट आ जाए तो इसी लिहाज से और इसी प्रोपोर्शन से जो है कैपिटल मार्केट ने अप्रिसिएशन तकरीबन 34,000 के लेवल से दोबारा से देना शुरू किया। और आई थिंक कि जो पॉजिटिव मोमेंटम था उसमें ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली हमने देखा जो $20 से जो है 40 और फिर $42 और फिर $43 की तरफ जो है वो गई। आई थिंक कि उसका भी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था ऑयल सेक्टर पे, और फिर एनर्जी सेक्टर जो है उसने भी आउट परफॉर्म किया। कुछ सर्कुलर डेट के भी मामला थे, टेरिफ रिविजन हुए थे। SBP का भी जो रोल रहा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, स्पेशली बैंक्स को कहा गया कि जी एक पर्टिकुलर एलोकेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। बहरहाल ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सीमेंट, फिर रिसेंटली हमने देखा कि CPEC के प्रोजेक्ट की भी जो है वो अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी। और आई थिंक कि जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें सीमेंट का यूज या फिर स्टील जो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, और फिर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जो है यूजुअली इन सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो आई थिंक कि ये मोमेंटम कैरी हो गया और अब हमने एटलीस्ट देखा है कि फॉरेन इनफ्लोज दोबारा से जो है वो आना शुरू हुए और रुपी को मोरलेस स्टेबल होते हुए देखा और रेमिटेंसेस भी बढ़े। आई थिंक कि इन सारे मामलात के अंदर बहुत सारे खदशात हैं जो ADB की तरफ से भी आए कि रेमिटेंसेस 25% तक या 30% तक इम्पैक्ट कर सकती हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। ये एक मैटर था जिसकी वजह से, और रुपी की इंस्टेबिलिटी एक मैटर था जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर आता रहा। लेकिन जो पॉजिटिव मामला थे उसमें हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को श्रिंक होते हुए देखा है, $3 बिलियन तक आते हुए देखा। ट्रेड जो 1.5 बिलियन पे ट्रेड बैलेंस आया डेफिसिट की मद में, वो भी एक जाहिर है एक अचीवमेंट है। वो 40% तक जो है वो कम हुआ है ट्रेड डेफिसिट, और एक्सपोर्ट अब 5.8% जो है वो बढ़ निकले। तो आई थिंक कि अगर देखा जाए तो कुछ नेगेटिव्स हैं, जिस तरह से मैंने बताया रेमिटेंसेस आने वाले वक्तों में कम हो सकते हैं, या रुपी की इंस्टेबिलिटी है, या अब हम IMF प्रोग्राम के अंदर नहीं है। वहां पर जाहिर है हमने CPI नंबर को 9.3% पर रिसेंटली जो है वो जाते हुए देखा है। तो वो जाहिर है वो इस वक्त प्रेशर लेकर आ रहे हैं। मार्केट इस वक्त नेगेटिव हम देख रहे हैं। CPI नंबर्स जो है 9.3% के खदशात लेकर आ रहे हैं कि आगे जो SBP की पॉलिसी है वो नेगेटिव साबित हो सकती है कैपिटल मार्केट के लिए, जब नेशनल सेविंग रेट्स भी जो है
वो अब 34 बेसिस पॉइंट से जो है वो बढ़ गए हैं। तो आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर प्रेशर लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो CPI नंबर जो है वो बढ़ गए हैं और जिस तरह से रेमिटेंसेज और फिर रुपये की वीकनिंग जो है वो इस वक्त मार्केट में प्रेशर लेकर आ रही है। बट उस वक्त के जो मामलात थे जिसमें मार्केट 34,000 से जो गई 42,000 की तरफ, उसमें सर्टनली जो मामलात थे वो पॉलिसी रेट कट के थे और जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का डबल होना, उसका भी एक इम्पैक्ट था। तो ये सारे मामलात को हम जो है वो अगर फोकस ले लें तो मार्केट जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड वॉल्यूम कल दिया है। सेकंड थर्ड ईयर स्क्रिप्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखा गया है। टेलीकॉम के अंदर जो है वो मर्जर्स की जो है वो खबरें हैं। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम स्पेशली उसकी एक्विजिशन की जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं। तो आई थिंक ये मामलात भी जो है मर्जर एंड एक्विजिशन का मामला चलता रहेगा। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन का मामला है, वो भी अब इन्वेस्टर्स में स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि OGDC की प्राइवेटाइजेशन वक्त के साथ जो है हमें होते हुए नजर आएगी। एहसन मेहंदी साहब ने काफ़ी अहाता कर दिया और तकरीबन तमाम उन चीज़ों का जिस पर हमने बात करनी है आज, उन्होंने पॉइंट्स तमाम चीज़ों के डिस्क्राइब भी कर दिए। सर CPI जिसके बारे में बात हो रही है, मैं जुलाई के ही अगर इंडेक्स देखूं तो महंगाई की शरह 9.3 पॉइंट पर पहुंचती है। बिल्कुल, महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही और पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर चीज़ की कीमत जो है ना तकरीबन डबल हो गई है। चीनी अगर उस वक्त 49 रुपीज़ की थी तो अब 100 रुपये की हो गई है। इस तरह आटे की कीमत आप देखें महंगी हो गई है। तो बेसिक ज़रूरियात है ना वो बिल्कुल बढ़ती, जो उनकी ज़रूरियात, जो आम आदमी की जो पैसा खर्च करने की क़ुव्वत है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो कम से कम होती जा रही है। अब इशू ये है कि जैसे एहसान मेहंदी साहब ने बताया, बड़ा उन्होंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई कि एक तो रिमिटेंस भी बाहर से आनी है, उसका एक इम्पैक्ट होना है अल्टीमेटली, और अभी जो ज़्यादा आ रही हैं उसकी वजह यही है कि वो लोग जिनका रोज़गार वहाँ ख़त्म हो गया वो सारे के सारे पैसे पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अगर 3-4% भी बढ़ती है ना तो हमारी रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम कंपेटिटिव इसी सूरत में हो सकते हैं दुनिया में कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्टफ़ है वो बेहतर हो और उसकी क्वांटिटी भी हम उतनी बना सकें जितनी भाई उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को एक डिफरेंट, मैं समझता हूँ कि सेगमेंट में डिवाइड करनी चाहिए और अलग-अलग थिंक टैंक बनाने चाहिए जो इस पर सोचें कि पिछले 15 साल का जो गैप है हमारा, जिसमें हम कोई भी एक्सपोर्ट में उतनी तरक्की नहीं कर सके, और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल में तो हमने बिल्कुल एक्सपोर्ट में इतनी तरक्की नहीं की है। और अगर आप जैसे CPI की आप बात करते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप इस तनाज़ुर में देखें तो इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो है ना कम से कम $40 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर हम कंपेयर अपने किसी भी करीबी और अपने से जो कम इकॉनमी वाले कंट्रीज़ को भी देखें तो पिछले 20 साल में वो हमको बहुत पीछे छोड़ गए हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो अभी देखें कल से इंशाअल्लाह कारोबार खुल रहा है, बहुत ताजरों की डिमांड थी, मुख्तलिफ तंजीमों का बहुत शोर था। अब ये जो 5 महीने का जो बैकलॉग है ना, ये अरसलान साहब बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये जब कारोबार शुरू करें 5 महीने कह रहे हैं जी, मैं तो पिछले 1-1.5 साल में ताजर बहुत परेशान है, कारोबार बहुत तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो ये एक लंबा अरसा इसको चलेगा, इसमें टाइम लगेगा और जब आप कारोबार शुरू करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने नुकसान में कितने फ़ायदे में, और आने वाले दिनों में आप जो आगे पेएबल हैं और आपके जो रिसीवेबल हैं उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, तो ये आने वाला वक्त इसको बताएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी जो इनिशियल जो बेसिक कारोबार हैं वो शुरू हो गए हैं, सिवाय स्कूल और शायद जो मैरिज हॉल्स वगैरह हैं ये 15 सितंबर के बाद खुलेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट्स को उन्होंने खोलने की इजाज़त दे दी है, SOP के मुताबिक इजाज़त दे दी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि एज ए बिजनेसमैन मैं ये कहूँगा और बिज़नेस कम्युनिटी से मैं ये कहूँगा कि ये प्राइवेट सेक्टर को अब हद से ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है ना, एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है, इस वजह इंपोर्ट हमारी कम हुई है, इस वजह से हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। हमारा इशू ये है कि हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी रहे हैं, हम कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी रहे हैं, हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमारी नहीं हो रही। दुनिया में कोई भी मुल्क उस वक्त इम्पोर्टेंट बात है, इस पर मैं ज़रा ना आगे चल के थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन करते हैं अभी कि हम इंपोर्ट के लिए मशहूर हैं, एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हमारी नहीं है। अच्छा, हम इंपोर्ट भी उन चीज़ों की करते हैं, अक्सर औकात में देखता हूँ जो चीज़ हम खुद बाहर भेज देते हैं, हम कॉटन भी मंगवा लेते हैं बाहर से, चीनी बाहर से मंगवा लेते हैं, गंदम तक बाहर से मंगवा लेते हैं, जबकि हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी कोई तिजारती पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। मैं रुखसाना साहिबा को भी इसमें, रुखसाना साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना साहिबा शुक्रिया आपने ज्वाइन कर लिया हमें। ये बताइएगा
कि वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की क्या सूरत हाल है, कैसे काम कर रहा है वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्या मुश्किल हालात रहे कोरोना के दौरान, ख़वातीन अपने कारोबार के लिए किन मुश्किलात का शिकार रही, टैक्सेशन एक लंबा चौड़ा मसला है, बजट आया, बहुत सारे मसाइल जिस पर ख़वातीन काफ़ी हम आवाज़ उठाता देखते भी रहे। लेकिन चूंकि आप रिप्रेजेंट करती हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स को, तो मैं चाहूँगा ज़रा आप बताएंगे तो हमें भी ज़्यादा बेहतर समझ आएगा और सुनने वालों को भी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हेलो आवाज़ आ रही जी आ रही है, बिल्कुल आप बोलिए प्लीज़। जी जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका ये शायद टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया। अब हमारी ख़वातीन तो वैसे बेसिकली 50% हमारी मईशत में इसका रोल है, मगर ये कि ख़वातीन को इतनी इम्पोर्टेंस मिले, बोलने का हक़ मिले, ये सबसे बड़ी बात है। आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दे दिया। जैसे कि आप सबको पता है कि देखिए ख़वातीन तो हमारी 50% आबादी का हिस्सा हैं और इस वक्त मईशत में भी ख़वातीन बेसिक किरदार अदा कर रही हैं। हमारी जैसे मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए, इस तरह ख़वातीन भी अभी कारोबारी लिहाज से बिल्कुल अपने हस्बैंड से, भाई के साथ मिल के काम कर रही हैं। लेकिन इस कोविड की वजह से वैसे ही हमारा पाकिस्तान देखें बहुत पीछे है मईशत के लिहाज से, लेकिन जहां हम देखते हैं कोविड की वजह से तो हमारी ख़वातीन बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इन मार्च में 6 मंथ में तो हमारी जो इस्टेब्लिश ख़वातीन थी वो भी बिल्कुल ज़ीरो पर आ चुकी हैं। अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारी मिडिल क्लास की थी, दरमियाने दर्जे की ख़वातीन थी जो कि माइक्रो बिजनेस कर रही थी, उनके भी इस वक्त कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पर हैं, क्योंकि हमारी टोटली ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो उनके एग्जीबिशंस पे बिजनेस चलते थे और इन 6 मंथ में लॉकडाउन की वजह से तो बिजनेस एग्जीबिशंस हो नहीं सके। स्पेशली उन्होंने इतनी अपनी प्रिपरेशंस की होती हैं, इन्वेस्टमेंट की होती है कि हमने भाई मार्च अप्रैल में ये हमारे सीजन्स होते हैं, उसमें हवाले से इन्वेस्टमेंट तो हो गई लेकिन उनकी कोई आउटपुट नहीं हुई, ना कोई एक्सपोर्ट हो सका, ना कोई इंपोर्ट कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। तो उस हवाले से हम तो बहुत ज़्यादा वुमेन चैम्बर ने काफ़ी हद तक उनके लिए हेल्प तो बहुत की, लेकिन फाइनेंशली हेल्प जो इस वक्त हमारी ज़रूरत थी वो नहीं हो सकी। तो ऊपर से ये बजट भी आ गया, बजट में भी हमारे लिए कोई कुछ भी एक कॉर्नर भी नहीं सोचा गया कि भाई ख़वातीन के लिए ये कॉर्नर फाइनेंस के हवाले से होना चाहिए। तो उस हवाले हम बस परेशान तो हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, मैं रुखसाना साहब दो तीन चीज़ें आपसे जानूँ। एक तो चेंबर ऑफ कॉमर्स ख़वातीन का वर्क कैसे करता है, चूँकि हम चेंबर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान से बात करते हैं तो ख़वातीन अपना क्या उनसे अलग समझती हैं चीज़ों को, अलग से कुछ सेमिनार्स और सिम्पोजियम और इस तरह की चीज़ें इनेकाद किया जाता है, और फिर ख़वातीन आपसे कांटेक्ट कैसे करती हैं, ये सब जानता हूँ मैं। ज़रा पहले एहसन मेहनती साहब के पास। एहसन साहब, सर काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं उनकी कीमतें बड़ी बेहतर दिखाई दी स्टॉक मार्केट में इन्हीं दिनों में, जब मार्केट 32 और 33 पर थी, अब बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह से 40 तक आ गई है। लेकिन सर कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जिनकी कीमतें अभी भी वहीं की वहीं पर मौजूद हैं। क्या वजह होती है इसकी? लोग आम फहम जो लोग हैं जो नया कारोबार करना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं चीज़ें कि कुछ शेयर्स बढ़ते हैं कुछ शेयर्स नहीं बढ़ते, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, ये जो कोविड एनवायरनमेंट है इसके अंदर हमने देखा है कि जो ऐसी कंपनीज जहां पर जो मुश्किलात के अंदर हैं, जाहिर है उनकी अर्निंग्स वीक हैं, बट जाहिर है वो ऐसी कंपनीज जिसके अंदर जो है वो जो कैश रिच हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कमर्शियल बैंक्स देखें तो उनकी रिकॉर्ड अर्निंग्स जो हैं वो देखी जा रही हैं, और बैंक्स में बशमूल छोटे बैंक्स के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर ज़ाहिर ग्रोथ है, 20 से 25% ग्रोथ है अर्निंग्स की। वहां पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट कंपैरेटिवली जो है वो बढ़ गया है। ऐसी कंपनीज जहां पर शुरू के अंदर इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहा था, जिस तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, कुछ वक्त के लिए एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका था, जाहिर है उन कंपनीज के अंदर मेजर जो है वो करेक्शन देखा गया। सीमेंट जाहिर है उसकी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, बट अब हमने रिसेंट डेटा जो है वो देखा है कि एक्सपोर्ट जो है 5.8% जो है वो बढ़ निकली। तो आई थिंक कि जो वो ऐसी का इंडस्ट्रीज थी जहां पर एक्सपोर्ट्स थी, जिसमें हम सीमेंट सेक्टर देखते हैं या फिर टेक्सटाइल सेक्टर देखते हैं, वहां पर या फार्मा देखते हैं, वहां पर बाइंग स्पीड दोबारा से डेवलप हुई, और जाहिर है जब मार्केट
28,000 से रिकवर होके अब 41,000 की तरफ गई, तो जाहिर है वहां पर हमने देखा कि मार्केट जो है इन 3 सेक्टर्स के अंदर जो है मेजर बाइंग जो है क्रॉस द बोर्ड देखी गई। बट जाहिर है बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त अभी भी इस वक्त जो है मुश्किलात के अंदर हैं, जिसमें स्पेशली हम देखें तो स्टील सेक्टर जो है उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होती हैं, और जाहिर है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है जिसपे PIA हो गया, या फिर कि जहां पर जो है वो इस वक्त प्रेशर जो है वो मौजूद है, तो वहां पर हमने देखी कि वो स्ट्रॉन्ग जो है वो रैली नहीं देखी गई। लेकिन इस वक्त जो है बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो हैं उनके मामला सामने नजर आ रहे हैं। जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर के अंदर होपफुली हमें आने वाले वक्तों में मर्जर्स जो है वो देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने जिस तरह से एक्सपोर्ट अगर वो एक सेक्टर्स हैं जहां पर स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, जो गारमेंट्स हैं, अगर वो फैक्ट्रीज जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट करती हैं उनके ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, तो वहां पर उनका अर्निंग पोटेंशियल जो है वो आने वाले वक्तों में बढ़ सकता है। तो हमने देखा कि रिलेटिवली वो कंपनी जिन पे एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा था वहां पर ज्यादा प्रेशर देखा गया। बट इवेंचुअली जब गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स आई टेरिफ रिविजन की मद में या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जब स्कीम्स आई, तो वहां पर दोबारा से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो आना शुरू हो गया। बट इनिशियली वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर था। तो आई थिंक कि जो मार्केट है उसके अंदर हमें देखना चाहिए कि जहां पर अच्छे जो रिटर्न्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, जिस तरह से जहां पर बेहतरीन डिविडेंड यील्ड्स हैं, उन कंपनीज ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू वो कंपनीज जो कि जो है वो फंसी हुई थी या लेवरेज थी या उन पे सूद के जो है वो मुश्किलात थी। तो आई थिंक कि वहां पर कंपैरेटिवली हमने देखा है कि परफॉर्मेंस जो है वो लैग की गई है। बट हमने लास्ट 2 या 3 वर्किंग डेज से देखा है कि सेकंड या थर्ड ईयर स्टेप्स के अंदर दोबारा से जो है मजमूई तौर पे इंटरेस्ट जो है वो देखा गया है। और उसकी वजह यह है कि अब डॉलर की वीकनिंग के बाद वो जो उनके एसेट वैल्यूज हैं वो बढ़ चुकी हैं, और लोग जो हैं वो उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बेसिस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि डिविडेंड यील्ड की तरफ। तो ऐसे नॉर्मल हालात मार्केट के अंदर देखे जाते हैं जब इनिशियल जो है वो तेजी उन स्क्रिप्ट के अंदर देखी जाती है जिसमें बेहतरीन जो है वो डिविडेंड दिए जाते हैं। बट लॉन्ग रन के अंदर ऐसी स्क्रिप्ट के अंदर इंटरेस्ट लिया जाता है कि जहां पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट को देखा जाता है, यानी कि उन कंपनीज की जो एसेट रिप्लेसमेंट की जाए तो उनकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं और फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। तो पिछले 2 या 3 सेशन से हमने देखा है कि सेकंड और थर्ड ईयर स्टेप के अंदर दोबारा से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, और वक्त के साथ एक्सपेक्टेड है कि जो कंपनीज ने अब तक परफॉर्म नहीं किया वो आने वाले वक्तों में अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएंगे। नहीं सिद्दीकी साहब, 2-3 चीज़ें जो जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था कि शुरू में मैं आपसे बात भी करूंगा। एक तो अब जब कारोबार खुलता है, हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान उठाता देखा इस तमाम तक कोविड सिचुएशन में। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खाली रेस्टोरेंट नहीं है, उसके साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री, होटलिंग इंडस्ट्री, फिर जाहिर सर्विसेज सेक्टर, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं उसके साथ, सर्विसेज सारी उसमें आ जाती है। एग्जैक्टली। इसके ऊपर कितना बोझ रहा, और मैंने अक्सर देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा, हम इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात कर लें, कई ऐसे नामवर फूड चेन्स हैं जिनके काफ़ी आउटलेट्स जो हैं वो अक्सर बंद होने की वजह से लोगों को फारिग कर दिया गया। बेरोजगारी एक मसला है। सबसे पहला जो बात इसमें यह है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, क्योंकि ये वो सेक्टर है हॉस्पिटलिटी सर्विसेज का, रेस्टोरेंट्स का, होटलिंग का, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है ना आप हायर करते हैं। एक अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ आपको 20-25 वेटर्स जो है ना वो मिलते हैं। अब जब ये कोविड का सिलसिला हुआ 23 मार्च से, तो एक तो सारे की नौकरी चलेगी, दूसरा ये है कि रेस्टोरेंट के किराए बहुत ज़्यादा। अगर आप इस्लामाबाद की मिसाल लें तो यहाँ तो 15-15, 20-20 लाख रुपये एक रेस्टोरेंट का महीने का किराया है। तो वो लोग जो हैं वो बिल्कुल ही स्क्वीज़ हो गए, और कई रेस्टोरेंट तो मुझे ये भी पता चला कि वो बंद ही हो गए, वो दोबारा खोलने के काबिल ही नहीं रहे, क्योंकि जाहिर है जिन्होंने किराया लेना उन्होंने किराया उनको नहीं छोड़ा, और जाहिर है उनका अपना भी बड़ा नुकसान हुआ। फिर उनके जो आपकी पक्की लेबर जिसका वो कहते हैं परमानेंट एम्प्लॉय, उनको आप छोड़ नहीं सकते रेस्टोरेंट बिजनेस में, क्योंकि दोबारा फिर उसको चलाना, उसकी रिवाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा हुई है वो इन्हीं वजह से हुई है। जो गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश की कि जो डेली वेजेस के लोग हैं
उनको इतना नुकसान ना हो। और ये रेस्टोरेंट में तो आपको पता है ज़्यादा डेली वेजेस के लोग होते हैं जो जिनको आगे काम करते हैं, रात को उनको पैसे मिल जाते हैं। अब दूसरी सूरत ये है कि हुकूमत एक एफर्ट कर रही है इस वक्त। अभी स्टॉक मार्केट एक अच्छा इंडिकेटर है। इसमें अब देखिए एक स्पेशल डॉलर जो वैल्यू अकाउंट भी स्टेट बैंक ने खोलने का कहा है, उससे ये होगा कि बाहर से भी पैसा ला के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मेरा ख्याल है शायद उसको डॉलर में ही आप रिपेट्रिएट भी कर सकते हैं। तो अगर इस किस्म की ओपन पॉलिसी हो जाए, मतलब अभी जैसे आज अखबार में था कि उन्होंने कहा जो 1 करोड़ रुपये जमा कराएगा हम उसको भी पकड़ेंगे, 10 लाख रुपये कैश निकालेगा। जी हाँ, वो बैंक के हवाले से है कि जी जो ट्रांजैक्शन होगी 1 करोड़ की तो उस पर सवाल जवाब बहुत ज़्यादा होंगे। कैश 22 की सिचुएशन को आप ले आते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितना मर्जी पैसा लगाएं हम आपसे नहीं पूछेंगे, एकदम कहते हैं 10 लाख रुपये निकाला मैं उसकी डिटेल दें, जिसे 1 करोड़ रुपये जमा करें उसकी डिटेल दें। तो आप पहले जो बात की ना कि जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी साजी नहीं करेंगे और एक लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे। देखिए इंडिजिनस आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स से आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं और फिर आपकी 22 करोड़ आबादी है उसको फीड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा काम है हमारा। अगर हम ये भी कर लें तो हमें बाहर से चीज़ें मंगाने की शायद उतनी ज़रूरत ना पड़े। और तीसरी बात ये है कि इससे बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसे कोविड ने देखिए $6 ट्रिलियन का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड नुकसान वो बता रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगले 2, 3, 4 साल मुझे मेरे दोस्त बताए थे कि न्यूयॉर्क में $2.5 बिलियन का होटल 500 मिलियन में ऑक्शन हुआ। आप सोचिए न्यूयॉर्क की मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ, वहाँ तो लोग बड़ी तेज़ी से बैंकरप्ट हुए ना। पाकिस्तान में तो चलो फिर भी होल्डिंग पावर है, लोगों की अपनी जगह हैं, लोग अपने प्रेमिसेस में रह रहे हैं, अपने प्रेमिसेस में बिजनेस कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सेफ्टी है। गिरते गिरते भी आपको टाइम लगता है। फिर हुकूमत ने बैंकों को कहा है कि अकोमोडेट करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अकोमोडेट करें। चलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक बहुत ह्यूज सेक्टर है, उसके साथ 50-60 आप देखें दीगर इंडस्ट्रीज आप सीमेंट सेक्टर को देखें, सीमेंट के शेयर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सारे सीमेंट स्टील के बढ़ रहे हैं। फिर ये आपकी जितनी ये टाइल्स बनाने वाली कंपनीज हैं, इसके अलावा फिर आपके मजदूर हैं, आपके मिस्त्री हैं और सैनिटरी फिटिंग्स हैं, वुड वर्क्स वाले हैं, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। अब यहीं से अगर आप पाकिस्तान में ऐसी अच्छी इंडस्ट्री लग जाए, अब जैसे आप देखिए पाकिस्तान में टाइल्स अब बहुत अच्छी बनती है, चाइना से भी अच्छी टाइल्स पाकिस्तान में बनती है, बहुत अच्छी कंपनी से टाइल्स बना रही हैं, बना सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा लोगों को कॉस्ट इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना है। हुकूमत को ये पता करना है कि हमने इंपोर्ट करके टैक्स लेना है कि लोगों को रोज़गार दे के यहाँ पे खुशहाली लानी है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हम इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स कमाते हैं कि हम लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दे के हम ज़्यादा सेविंग करते हैं। तो जब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर देखें दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन टैक्स नहीं देती, इसलिए कि जितना वो अर्न करते हैं वो दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हुकूमत को पता चलता है इतने हज़ार लोग और एम्प्लॉय हो गए। तो हुकूमत को चाहिए कि जो आदमी 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको आप टैक्स में मैक्सिमम रिबेट दें। अच्छा जो सर जनरल सेल्स टैक्स जिसे कहा जाता है जीएसटी, अगर हम देखें हर चीज़ पर आपको जीएसटी लगा दिखाई देता है, तो वो भी एक टैक्स की शक्ल है। वो बिल्कुल है। देखें यहाँ तो ये तो डायरेक्ट टैक्सेशन है, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट है। लेकिन जो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो अब देखिए कितनी ज़्यादा है। आप विद होल्डिंग टैक्सेस को देखें, हमारे 64 किस्म के विद होल्डिंग टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट ने कहा था हम इनको 10 पे ले आएंगे, हम बाकी ख़त्म कर देंगे, वो भी कोई बात नहीं हुई। तो जब आप एक बिजनेसमैन को देखते हैं, वो जब अपना एनटीएन नंबर लेता है, जब अपना जीएसटी नंबर लेता है, उसके बाद जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, उस पर नोटिस आते हैं और उसकी मुश्किलात में इजाफा होता है। अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर इन्होंने डिफाइन नहीं किया। टैक्सेशन पर बात करूंगा। नईम साहब, रुखसाना नादिर साहिबा और हमारे साथ एहसन मेहनती साहब मौजूद हैं। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो तीनों हज़रात से ज़रा बात करेंगे टैक्सेशन के मसाइल कितने ज़्यादा हैं ख़वातीन के लिए इस वक्त, टैक्सेशन के मसाइल और टैक्सेशन के जो परफॉर्मेंस है वो भरना कितना बड़ा मसला है, ये भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नईम सिद्दीकी साहब, रुखसाना नादिर साहिबा और एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही थी कुछ मुश्किलात की और अब मुश्किलात छटती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन तमाम तर सिचुएशंस जिनसे हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं अल्लाह के फजल से कि अब रिस्टोर हो रहे हैं तमाम बिजनेसेस,
अब कोई पॉलिसी की ज़रूरत है तमाम बिजनेसमैन को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी। अगर एक पॉलिसी मुरतब कर ली जाए और उस पॉलिसी के तहत अब कारोबार करने वालों को भी आसानियां दी जाएं, ख़रीदार को भी आसानी दी जाए, ताकि गवर्नमेंट एक प्योर रेवेन्यू जनरेट करने में अपने लिए मदद खुद हासिल कर सके। इस पर बात करेंगे। रुखसाना साहिबा से मैं ज़रा, नईम साहब पहले कुछ चीज़ें जान रहा था, तो रुखसाना साहिबा पहले ये बताइएगा कि जब आप तक कोई मसाइल पहुंचते हैं ख़वातीन के, कैसे पहुंचते हैं? ख़वातीन वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या आशना हैं, आते जाते हैं, कैसे आपसे रब्ता होता है? फिर क्या कुछ कर रहे हैं आप ख़वातीन के लिए? अगर ख़वातीन को अपना कारोबार जमाना हो, कारोबार शुरू करना हो, तो क्या मशवरे, क्या हेल्प करता है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? जी, थैंक यू वेरी मच। असल में देखिए, वुमेन चैम्बर तो हम अगर पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स की हम बात करते हैं, तकरीबन हमारे 14 चैम्बर्स हैं वुमेन्स के, जो इस वक्त ख़वातीन के टोटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की। लेकिन इस वक्त तो जॉब नहीं है। जॉब ज़रूरत तो थी आज से पहले भी, लेकिन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स आजकल जॉब से ज़्यादा हम सब बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। और बिजनेस कम्युनिटी को लेके वुमेन चैम्बर जो है काफ़ी एक रीढ़ की हड्डी का काम दे रहा है। वुमेन चैम्बर वैसे भी ऐसे जैसे एक ब्रिज की तरह अपनी ख़वातीन को लेकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। इसमें हम स्पेशली केपीके की ख़वातीन को अभी तक कोई समझता था कि ये यहाँ पर केपीके की ख़वातीन भी आगे आ सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पेशावर की केपीके की ख़वातीन 400 मेंबर 400 प्लस हमारी ख़वातीन हैं जो अच्छा, बिजनेस से गुड। इन टच है। एग्जैक्टली। तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम अपनी इन ख़वातीन को लेके आगे चलते हैं। और केपीके में एक ओनली वुमेन चैम्बर है जो अपनी ख़वातीन को आगे लेके चल रहा है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि अपनी ख़वातीन के लिए काम कर रही है। मुझे तो इस साल बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ, बड़ी प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस सीट पर बिठाया और मैं अपनी ख़वातीन के लिए इस कोविड-19 में भी मैंने बेतहाशा काम किया, उनको आगे लेकर आए। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हम उनको पहले बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनके लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो बिजनेस स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, ताकि उनकी स्किल्स प्रमोशन हो, फिर वो आगे बिजनेस में आए। उसके बाद उनकी मेंबरशिप कर होती है, एनटीएन उनके बनते हैं, फिर वो बिजनेस हमारी मेंबरशिप उनकी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद अभी इस वक्त कोविड की वजह से देखिए हमारी ख़वातीन को जो मसाइल हैं वो तो फाइनेंशियली, जैसे कि अभी नईम साहब ने बताया कि देखें जो रेस्टोरेंट है, क्योंकि हमारी ख़वातीन रेस्टोरेंट भी हैं, उनके जिम भी हैं, इवन की कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी ख़वातीन चला रही हैं। अब तो वो वक्त नहीं है कि बुटीक और सिर्फ कपड़ों की हद तक ख़वातीन काम कर रही हैं। अभी तो स्कूल्स भी चला रही हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स के अलावा जिम हैं, और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं कि जो बिल्कुल मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। तो इन जितने भी हैं, इन सब में ख़वातीन ये वुमेन चैम्बर इनके लिए प्रॉपर एक ब्रिज का काम दे रही है, उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोन देने के लिए बैंक के साथ हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, जूम पर भी हमने इनके लिए, जो गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने एक अनाउंस किया 5% लोन, वो इनके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटेशन हुई इनके बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमारी वो ख़वातीन जो कि एग्जीबिशन के हवाले से उन काम करती थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, वो उनके बिजनेस कारोबारी बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए। उनके लिए अभी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ डिस्प्ले सेंटर ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाएं जिनके उनके बिजनेस कुछ चल पड़े। अदरवाइज़ हमारी बहुत एफर्ट्स हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए कि जिनमें उनके बिजनेस दोबारा से डेवलप हों। वो जो बिल्कुल घरों में महदूद होके रह गई हैं, उनको बाहर आएँ और उनके दोबारा से वो बिजनेस शुरू हों, क्योंकि वो इस वक्त बहुत डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। तो मेरी तो हर दम कोशिश है अपनी गवर्नमेंट से भी
कि कुछ हमारी वुमेन चैम्बर के लिए ऐसे बिजनेस के लिए डिस्प्ले सेंटर अरेंज किए जाएं ताकि उनके बिजनेस दोबारा से बहाल हो सके। और जिस तरह हमारे मार्ट्स ओपन हैं, जिस तरह जो भी बिजनेस चल रहे हैं उसमें ख़वातीन दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हो सके। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सही आपने डिटेल से तफसील बताई, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो नई ख़वातीन आती हैं उनके लिए टैक्सेशन का निज़ाम समझाना, उनको टैक्स नंबर और इस तरह की चीज़ें, टैक्स फाइलर बनाना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी फ़ायदा। मैं ज़रा खातन भी हैं जो कि बड़े रिमोट एरिया में रहती हैं, बिल्कुल उनके ठीक। बैंक अकाउंट्स ही नहीं हैं और वो इजी पैसा के जरिए ट्रांजेक्शन करती हैं, छोटी छोटी ये बिजनेस बड़ा, करती हैं। मैं ये भी ये ज़रा बड़ा जानूंगा अहम पॉइंट है। इसकी हुकूमत को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। सारा के सारा वो टैक्सेशन पे सर, नहीं डालना होम चाहिए। बेस वर्कर्स जो ये हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में आप देखें, बहुत दूर दूर से जो जो छोटी सनत है ना हैंडीक्राफ्ट्स की, वो वहाँ पे बैठ के घरों में काम करे। उन्होंने तो मैं कभी बैंक वही की शक्ल जो ही नहीं देखी। हैंडीक्राफ्ट होम बेस्ड वर्कर्स हाँ हैं, जी। इनके लिए क्या कुछ क्या किया जा किया सकता है, जा मैं ज़रा सकता ये है, भी बिल्कुल। जानूंगा रुखसाना साहिबा से। पहले ज़रा एहसन साहब, सर इस वक्त कारोबार रिस्टोर हो रहे हैं 8 से, यानी कल से। कैसे देख रहे हैं सर, मरहलावार कारोबार खुल रहे हैं? लंबा अरसा कारोबार बंद रहे, बड़ी बंदिश रही, ताजरों के एहतजाज भी रहे, बल्कि हर सेक्टर के जो बिजनेसमैन हैं उसने अपने अपने तरीके से किसी न किसी तौर पर कोई ना कोई एहतजाज, कोई ना कोई बात की। अब कारोबार रिस्टोर हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? बेहतरी को किस तरह से किया जा सकता है? कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है सर, 23 माह हो गए, कोई तजारती पॉलिसी नहीं है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कारोबार का खुलना है, आई थिंक स्पेशली जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए तो काफ़ी मुस्बत एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी हमारे इम्प्रूव होंगे। एक्सपोर्ट अगर बढ़ते हैं, बहरहाल ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनके अंदर भी हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इम्प्रूव हो रहे हैं, बट वक्त के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा। आई थिंक कि जो चैलेंजिंग टाइम्स ये हैं कि जाहिर है जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हालात इंटरनेशनली पेंडेमिक बन चुका है, स्पेशली यूएसए जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक कि हम इग्नोर नहीं कर सकते जो 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 मामलात हैं, जो लॉसेज हैं हमें आने वाले वक्तों के अंदर हैं। इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो हैं, इनके लिए चैलेंजिंग टाइम्स मौजूद हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि टैरिफ की जो रेशनलाइजेशन है स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उस पर काफी गौर व खौस हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पर। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी जो है काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान की तरफ आना लॉन्ग रन के अंदर अच्छा साबित हो सकता है। जो नया पाकिस्तान की स्कीम्स हैं उसकी मद में भी हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ गई या एफडीआई नंबर्स इंप्रूव हुए। जाहिर है वक्त के साथ जो है चैलेंजिंग टाइम्स हैं जहां पर ग्लोबली जो है इस पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं किया गया है, बट पाकिस्तान में नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं और वक्त के साथ जो है हम देख रहे हैं कि सारी चीजें इस वक्त अब खुल रही हैं। बट सर्टनली इसको सही तरीके से इसके यूटिलाइजेशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा उन इंडस्ट्रीज़ की तरफ फोकस किया जा सके जिनकी डिमांड है इंटरनेशनली इस वक्त। जाहिर है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो फार्मा रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं फार्मास्यूटिकल की या फिर फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं उनकी रिक्वायरमेंट है ग्लोबली। आई थिंक कि हमें गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसीज जो हैं स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए बनानी पड़ेंगी कि जहां पर पॉलिसीज का फुकदान सिर्फ हमें इंडस्ट्री लेवल पर नहीं, जो छोटे ताजिर हैं उनके लिए भी अभी जिक्र कर दिया नईम साहब ने, आपके सामने भी ये मामला आया होगा। आने वाले दिनों में एफबीआर अब मुख्तलिफ चीज़ों पर सख्तियां करेगी। 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होगी तो पूछगछ होगी, कहाँ से आया, कारोबार क्या है, किसने किया, पैसा कहाँ है, वो रहता कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें। अगर ये मुसवदे पर साइन हो जाते हैं तो कानून का हिस्सा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये एक चैलेंजिंग टाइम है स्पेशली जहां पर जिस तरह से इंडिकेट अभी किया गया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर स्पेशली मराहतें दी गई हैं, बट उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रैक्टिकली अगर उन मराहतों को देना है तो वो जाहिर है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू होगा, और अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा की हुई तो वहां पर जो एक ओवरसाइट होगा और पेनल्टीज लगाई जाएंगी उन अदारों को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आई बिलीव कि एक चैलेंजिंग टाइम्स हैं जहां पर एक तरफ मराते हैं बट दूसरी तरफ जो है वो ओवरसाइट है, और आई थिंक कि वहां पर ओवरसाइट के कीमत के अंदर जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो यही हैं कि स्पेशली अगर कंस्ट्रक्शन की मद में है तो वहां पर पूछगछ नहीं होगी, और कंस्ट्रक्शन की मद में जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो जो उसकी मद में नहीं होगी वहां पर पूछगछ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये ऑलरेडी एक्सेस था एफबीआर के पास, और स्पेशली जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ऑलरेडी ये था, बट इन चीजों का दोबारा से
इन रूल्स का लेकर आना, आई थिंक ऐसे टाइम्स पर जहां पर गवर्नमेंट भी इस वक्त प्रेशर में है FATF को लेकर, और फिर जाहिर है गोइंग फॉरवर्ड इस ब्लैक लिस्टिंग से हमें दूर जाना है और वाइट लिस्टिंग की तरफ आना है, तो वहां पर FBR की जितनी ओवरसाइट हो वो बेहतर है इस इन्वायरमेंट के अंदर। बट जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी को इस कॉन्फिडेंस में लाया जाए वो बेहतर है बिजनेस इन्वायरमेंट को बिजनेस एक्टिविटी को फरोग देने के लिए। बट जाहिर है चैलेंजिंग टाइम्स हैं, यहाँ पर एक तरफ FATF है, दूसरी तरफ FBR है, और फिर उसके बाद हमारी बिजनेस कम्युनिटी है। आई थिंक कि वक्त के साथ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती जा रही है, और जाहिर है जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है उतना हमारे GDP ऑफिशियल नंबर्स में जो है उसका डेटा इंप्रूव होगा। तो आई थिंक कि इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को जो है इंप्रूव करने के लिए जितनी ज़्यादा कोशिश की जाए वो कम है। नहीं जब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, हम FATF से बचना चाह रहे हैं, FATF के लिस्ट से निकलना चाह रहे हैं, हम ये तमाम तर कोशिशें पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन सर अगर मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और आपको इंटरनेशनल मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो बताती हैं मईशत से मुतालिक, वो कहती हैं कि इल्लीगल मनी की जो रेल पेल है वो भारत में इस खित्ते में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर भारत में इलीगल मनी की इतनी रेल पेल है तो फिर हम क्यों छुरी के नीचे हैं? देखिए भारत तो हमसे वैसे भी 6 गुना बड़ा मुल्क है, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमी उनकी काफ़ी साइज उसका बहुत बड़ा है। सर वहाँ स्मगलिंग में जो रिपोर्ट आपसे शेयर करूँ जो मुख्तलिफ उसमें स्मगलिंग मनी जी, अंडरवर्ल्ड मनी, देखिए ये तो दुनिया के और बड़े ममालिक में है। पाकिस्तान को उन्होंने वैसे ही नज़रों में रखा हुआ है, लेकिन बिसाइड द पॉइंट मैं ये कहता हूँ कि अब टैक्स की बात करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं। 2010 में पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो 11% था। बिल्कुल ठीक है, टैक्स टू GDP रेशियो में इसमें बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर बात करता हूँ तीनों हजरात से कि टैक्स टू GDP रेशियो अगर पाकिस्तान की बेहतर थी और है तो इस पर मजीद क्या बेहतरी हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में। डॉक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ रुखसाना नादिर साहिबा थी, प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पेशावर की। उन्होंने जो ख़वातीन के बिजनेस रिलेटेड मसाइल हैं उस पर रोशनी भी डाली और काफ़ी कुछ उन्होंने हमें बताया। स्टूडियोज़ में नईम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन दो हज़रात का शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नईम साहब जो आप मुझे कह रहे थे GDP टैक्स टू GDP रेशियो 2010-11 में हमारी 11% थी, फिर 11-12 में हमारी तकरीबन 9-9.5% के दरमियान थी। अब भी यही कहा जा रहा है कि हमारी टैक्स टू GDP रेशियो 9% के करीब होगी। तो हमने 10 सालों में क्या अचीव किया? अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड करें तो 10 सालों में आपकी ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव है। आप महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, डॉलर की वैल्यू आप देखें कहाँ चली गई है, गोल्ड आज 1,30,000 रुपये पर तोला हो गया है। तो दुनिया में डायनामिक्स चेंज हो रही हैं। अब हमें ज़्यादा आवाम को हम उस तरह नहीं चक्कर दे सकते कि हम क्या करें। अभी हमें अमली तौर पे करके दिखाना है, FBR को भी करके दिखाना है कि आसान तरीके से, सहल तरीके से लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। जब लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे, आप यकीन करें कि इस वक्त वो कहते हैं जी तकरीबन हमारे पास 18 लाख के करीब जो रिटर्न आ रही है, जबकि पहले 2.5 मिलियन तक हमारी रिटर्न गई थी। आपको ये 5 मिलियन पे लेके जाना है तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस दें। चले आपने जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दे दिया ना, आप इंडस्ट्री को भी दे दें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि वो खाली वो 5 जीरो रेटेड सेक्टर ही नहीं थे जिससे पाकिस्तान चल रहा है। अब दुनिया चेंज हो गई है, इट्स अ ग्लोबल विलेज। अब तो ये जो मोबाइल है ना, इसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है। इसकी जो स्क्रीन के ऊपर आप देखें, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे तो 7.5 रुपये का शेयर था TRG का, आज उसको देखें 55 रुपये से क्लोज हुआ है। तो आपको IT की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, आपको फिशरीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, आपको एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, आपको ये जो ठीक कह रहे सी फूड आइटम्स दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप चाइना आपके साथ है, कितने बिलियन डॉलर का मीट मंगवाता है वो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं सीरियस होते? हम इस बात में क्यों नहीं करते? यूरोप में जो हलाल फूड का सबसे बड़ा मरकज है वो न्यूजीलैंड है। देखें, और न्यूजीलैंड कितना छोटा सा मुल्क है और हम
इस चीज में अभी तक ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया न्यूजीलैंड, को बिल्कुल। एक क्लिक भी नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? और हम अगर देते भी हैं ना, उसको तीसरे मुल्क को भेजते हैं, वो वहाँ से प्रोसेस करके उनको वहाँ से भेजते हैं। तो ये बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जो निगलेक्ट किए जा रहे हैं। आप उनकी तरफ तवज्जो दें, आईटी की तरफ तवज्जो दें, उसमें आपको बाहर के मुल्क सर जाने की लेदर जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से लेदर ग्रो इंडस्ट्री करके आप रशिया और इस मार्केट को बिल्कुल कैटर कर कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर के मुल्क हमसे बहुत आगे चले गए। हमने इंडस्ट्री के ऊपर सच्ची बात यह है कि उस पर तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। तो हमें इस आईटी सेक्टर है, हमारे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, इंस्टीट्यूट बड़े अच्छे हैं, इन लोगों बच्चों के दिमाग बड़े अच्छे हैं, सर्विसेज सेक्टर को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। और उससे ये है कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं बैठ के काम करें ना। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट उसमें फैसिलिटेशन देती, क्यों नहीं गवर्नमेंट उस पर तवज्जो देती, क्यों नहीं थिंक टैंक बैठते, क्यों नहीं उस पर इन्वेस्टमेंट करते? आप वेंचर कैपिटल में जाएं, यूनिवर्सिटियों के नए नए बच्चों को लेके आएँ, उनके वो बेतहाशा आइडियाज़ हैं, उनके साथ डिस्कस तो करें। अब हम अगर वही पुराने तौर तरीके से चलते रहेंगे तो आगे का दौर बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि नए आइडियाज़ पर काम करना चाहिए। मैं जिन एक्सपर्ट से भी बात करूँ, उन तमाम तर एक्सपर्ट से मेरा यही सवाल होता है, मैं खुद अगर वो शराइत देखूं जो लोन के मामले वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि नौजवान नस्ल में से कोई ले ही नहीं सकता, गारंटीज नहीं दे सकता। सर मैं इस पे उनको गुड्स दें ना, उनको गुड्स दें, उनको कंप्यूटर्स दें। सर नईम साहब इस पे फिर इंशाल्लाह एक शो पूरा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, और नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, रुखसाना नादिर साहिबा के भी शुक्रिया, एहसन मेहती साहब का भी शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।